हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर जैसे ही अपना फोन उठाता है, ओमकार कहता है, क्या तुम दोनों मुझे बताओगे यह जवाब सही कैसे रहेगा। फिर सनी की तरफ देखते हुए कहता है, तूने ही कहा था कि उसने मेरी सबके सामने इंसल्ट की है, मैं उसे सबके सामने ही रिजेक्ट करूंगा। अब यह फोन पर सबके सामने किया गया रिजेक्शन कैसे हो सकता है। फिर आदेश देने के अंदाज में कहता है, तुम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए। तभी सनी कहता है, तुम खुद क्यों नहीं कुछ सोचते। ओमकार कहता है, मैंने सोच लिया है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें एक बार उस लड़की से मिल लेना चाहिए। मिलकर देखो तो सही, उस लड़की को अपनी भूल का एहसास है या नहीं, वह तुम्हारे लिए कितना तड़प रही है, या फिर यह फिर उसकी कोई नई चाल है। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, हम किसी पब्लिक प्लेस पर उस लड़की को सनी से मिलने के लिए बुलाएंगे। लड़की के आने के बाद हम दोनों भी ठीक उसी जगह पर सनी के पास पहुंच जाएंगे। फिर सनी सबके सामने उसे इनकार कर देगा, बस हो गया बदला पूरा। ओमकार की बात वैसे प्रीति को खूब जम रही थी, लेकिन उसके मन में डर था कि सनी के मन में दबा हुआ प्यार अपना असर ना दिखा दे। तभी उसे ख्याल आता है कि पिछली बार जब वह सौम्या से मिला था तब उसने एक निगाह ठीक से उसकी तरफ देखा तक नहीं था। यह सोचते ही प्रीति कहती है, हाँ यह बिल्कुल ठीक रहेगा और हम उसे ऐसी जगह बुलाएंगे जहाँ पहुँचने में उसे कोई तकलीफ भी ना हो। तभी ओमकार कहता है, मतलब किस जगह पर। प्रीति कहती है, वहीं होटल हेवन में ही हम उससे मुलाकात करेंगे। सनी भी उन दोनों की बात पर पूरी तरह से सहमत था। अब सनी अपना फोन उठाता है और मुक्ता प्रासर को मैसेज टाइप करता है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। टाइप करने के बाद भेजने से पहले वह ओमकार और प्रीति की तरफ देखकर कहता है, अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं। पहला, अगर वह लड़की कोई दूसरी हुई तो। दूसरा, हम उसे पहचानेंगे कैसे। तीसरा, अगर यह वही लड़की नहीं हुई और हमने उसे सबके सामने होमनेट किया तो यह बहुत गलत होगा। हम जानबूझकर या अनजाने में भी ऐसा नहीं कर सकते कि बिना किसी गुनाह के बेकसूर को सजा देकर चले आएं। यह सुनते ही प्रीति सकपका जाती है, क्योंकि प्रीति के अलावा उसका असली चेहरा उन तीनों में से और कोई नहीं जानता था। प्रीति बात को संभालते हुए कहती है, उससे बात करने के बाद तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह वही लड़की है या नहीं, और फिर हम दोनों भी तो तुम्हारे आसपास ही वहीं मौजूद होंगे। सनी कहता है, ठीक है। इसके बाद वह टाइप किए हुए मैसेज को मुक्ता के पास भेज देता है। इसके बाद प्रीति सनी से कहती है, और उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे कुछ भी तय करना होगा तो हम तीनों मिलकर तय करेंगे। अपनी कीमती हिदायत देने के बाद प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है, मुझे और भी कुछ जरूरी काम है, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। ओमकार भी वहाँ से जाने के लिए प्रीति के साथ ही खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मुझे भी चलना चाहिए, कल मिलेंगे। फिर दोनों सनी को बाय कहकर बाहर निकल जाते हैं। सनी के रूम से बाहर निकलने के बाद ओमकार और प्रीति धीरे धीरे चलने लगते हैं। ओमकार प्रीति का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, फिर कहता है, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों अपने दोस्त सनी को मिलने के बाद साथ में अपने घर गुलेरिया हाउस जाते। फिर अधीर होते हुए कहता है, कब आएगा वह वक्त। ओमकार की बात सुनकर प्रीति का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। प्रीति बात को बदलते हुए कहती है, तुम यहाँ कब आए। ओमकार बिना देर किए झट से जवाब देता है, सुबह ही आ गया था। प्रीति के चेहरे पर यह सुनते ही हैरानी आ जाती है और वह चौंकती हुई आंखों से ओमकार की तरफ देखती है। फिर सवालों की बारिश करते हुए कहती है, तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिले। क्या तुम अनिका दी से मिलने आए थे। क्या तुम्हारी ही वजह से वह मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं गई। इससे पहले कि ओमकार कोई जवाब दे पाता, प्रीति एक और सवाल पूछती है, ऐसा क्या जरूरी काम था तुम्हें जो अनिका दी ने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी। प्रीति के सवालों से ओमकार एक पल के लिए हड़बड़ा जाता है, लेकिन वह अपनी हड़बड़ाहट के चेहरे पर नहीं आने देता। बात को संभालते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और सनी हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, और तुम ही देखो यह भी कम पड़ जाता है। जहाँ तक तुमसे मिलने की बात है, जब तक मैं आया तब तक तुम जा चुकी थी। फिर यह सोचकर कि प्रीति इस पर कोई नया सवाल ना पूछ ले, वह बात को पूरी तरह से बदलते हुए कहता है, एक खुशखबरी है, तुम जानती हो हमें फाइनेंस मिल गया है। ओमकार की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। इसके बाद वह दोनों मारवा हाउस की बिल्डिंग से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ चल पड़ते हैं। प्रीति ओमकार को सी ऑफ करने के लिए उसके साथ जा रही थी। रात के वक्त मारवा हाउस के बाहर बने पार्क और लॉन, उनमें लगे हुए फवारे और लाइटिंग व गजब का होने की वजह से किसी का भी मन मोह लेता था। जब दोनों धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे तो बीच बीच में तेज चलती हुई हवाओं से
फरों की पानी की बूंदें उनके चेहरे पर पहुंच रही थी। ओमकार ने अभी भी प्रीति का हाथ पकड़ा हुआ था। प्रीति ओमकार का हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लेती है और फिर उस पर अपना दूसरा हाथ रख लेती है। फिर दोनों इसी तरह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। जब वह ओमकार की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं तब वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ओमकार जैसे ही अपना हाथ प्रीति के हाथ से निकालने के लिए उसे ढीला करता है, प्रीति उसे और भी ज्यादा कस लेती है। फिर अपनी प्यार भरी आवाज में धीमे से कहती है, हमें साथ में बिताने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। अगर मुझे पता होता कि तुम यहीं पर हो तो मैं हॉस्पिटल से जल्दी लौट आती। ओमकार प्रीति के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुबह मुझे दोबारा यहीं आना है। हम कल मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो लंच पर भी चल सकते हैं, सिर्फ तुम और मैं। प्रीति अपना चेहरा लटका लेती है और ओमकार को जवाब देती है, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि कल सुबह से पूरे एक हफ्ते तक हम मिल सकेंगे। मैं बहुत बिजी रहूंगी। प्रीति का खूबसूरत सा चेहरा और उस पर ओमकार से बिछड़ने का दर्द बेहद चुंबकीय शक्ति के समान खींचने का एहसास पैदा करने जैसा लग रहा था। ओमकार एक बार अपने आसपास निगाहें घुमाता है और उसके बाद प्रीति को अपनी तरफ खींच लेता है। जब तक प्रीति को कुछ समझ आता वह ओमकार की बाहों में थी। ओमकार उसे इस तरह गले लगा लेता है जैसे खुद के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी दोनों बाहों के बीच में प्रीति को भरने के बाद अपनी गर्दन भी उसके कंधे की तरफ झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। ओमकार की बाहों में जाकर प्रीति को बेहद आराम महसूस होता है। वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ओमकार के स्पर्श को आत्मसात करने लगती है। प्रीति के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो इस वक्त ओमकार के शरीर से दूर हो। प्रीति अपने दोनों हाथ ओमकार के पीछे की तरफ ले जाकर ओमकार में और भी ज्यादा खो जाना चाहती थी। वह अपने आप को पूरी तरह से ओमकार के हवाले कर देती है। तभी ओमकार का एक कदम पीछे की तरफ खिसक जाता है और वह अपनी गाड़ी से टिक जाता है। धीरे धीरे दोनों की सांसें बढ़ने लगती हैं और गहरी होती चली जाती हैं। ओमकार अपनी बंद आंखों से प्रीति के कान में कहता है, तुमसे एक पल की भी दूरी अब मुझसे सही नहीं जाती। ओमकार के शब्दों की कशिश प्रीति का दिल रसा देती है। ओमकार के बोलने से उसकी होठों की फुसफुसाना में गुदगुदी की एहसास होता है और यही गुदगुदी कान से होते हुए पूरे शरीर पर फिर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। प्रीति का रोया रोया खड़ा हो जाता है। यूं तो प्रीति ने खुद को काफी मजबूत बना लिया था, लेकिन इंसान कितना भी परिपक्व हो जाए, प्यार की भूख कभी खत्म नहीं होती। प्यार करने वालों के नाम पर प्रीति के पास ओमकार और अनिका के अलावा कोई नहीं था। वह ओमकार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। चाहे शब्दों में वह जाहिर ना करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगता था कि वह और ओमकार एक हो पाएंगे या नहीं। ओमकार शब्दों में जाहिर ना भी करता हो, तब भी प्रीति उसके माता पिता के बारे में काफी कुछ जानती थी। ओमकार धीरे से अपना चेहरा पीछे करता है। फिर प्रीति की आंखें अभी भी बंद थी, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, चेहरा गर्म होकर सुर्ख हो गया था और उसमें अभी भी अपने हाथों को ओमकार के कंधों के पीछे नहीं हटाया था। प्रीति को इस तरह खुद के हवाले पाकर और अपनी बाहों में इतने करीब से देखकर ओमकार के शरीर में बिजली का प्रवाह होने लगता है। ओमकार अपनी जगह पर ही प्रीति को लेकर आहिस्ता से घूम जाता है और अब प्रीति की पीठ गाड़ी से सट जाती है। ओमकार धीरे से प्रीति का चेहरा ऊपर करता है और उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। मारवा हाउस डाइनिंग हॉल। रोहित इंतजार में था कि कब अनिका और बच्चे अपना डिनर लें और वह अनिका के साथ बेडरूम में पहुंच जाए। रोहित अपने सभी जरूरी मुद्दों पर आज ही बात कर लेना चाहता था। जितना बेसब्र रोहित अपने रूम में पहुंचने के लिए था, उतने ही अधीर थे योगेश और एक्सपर्ट हर्षिता। वह भी इंतजार कर रहे थे कि कब रोहित और अनिका रूम में आए और कुछ ऐसी बातें करें जो उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। आज रोहित जितनी ज्यादा जल्दी में था, बच्चे उतने ही ज्यादा आराम में थे। रिया ने फरमाइश की, आज हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा। मैं अपनी ग्रैंड माँ को भी यहीं बुला लेती हूँ। रोहित सिर्फ अपनी गर्दन ठीक है में हिला देता है। रिया झट से अपना फोन बाहर निकालती है और आयशा को कॉल लगा देती है। आयशा के फोन उठाने पर रिया पूछती है, ग्रैंड माँ क्या आपने खाना खा लिया? आयशा कहती है, नहीं मेरी राजकुमारी, अभी नहीं खाया, बस थोड़ी देर में खाऊंगी। रिया कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया। रिया की बात सुनकर आयशा को थोड़ा हैरानी होती है, लेकिन वह अपनी नटखट रिया को अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। रिया आगे कहती है, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए, डैड और मम्मा भी यही है, हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आयशा कहती है, राजकुमारी आदेश करेंगी तो भला कोई मना कर सकता है, मैं बस अभी आती हूँ। जब आयशा मारवा वहाँ पहुँचती है तो खाना पूरी तरह से तैयार था और टेबल पर लगा हुआ था। आयशा देखती है
कि सभी खाने की टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। आयशा के आते ही बच्चे की हंसी ठिठोली फिर से शुरू हो जाती है। जब सभी अपना डिनर खत्म कर लेते हैं तब आयशा वहीं बैठकर अनिका और रोहित के साथ बातें करने लगती है। आयशा अनिका से पूछती है, तुमने क्या डिसाइड किया? अनिका पूछती है, किस बारे में पूछ रही हो माँ? आयशा कहती है, तुम्हारी मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री के बारे में। फिर अपना अंदाज बदलते हुए आगे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब अपना मूड बदल चुकी हो? फिर एक पल रुककर आगे कहती है, वैसे यह भी अच्छा ही है, अब हमें तुम्हारा पूरा वक्त मिल जाएगा। फिर दूसरे ही पल अपनी बात को पलटते हुए कहती है, लेकिन अनिका, लोगों को तुम्हारी काबिलियत की जरूरत है, उसे इस तरह बेकार मत करो। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, मुझे भी वही अच्छा लगेगा। अनिका मन ही मन सोचती है, काश वह आयशा को सच बता पाती या फिर आयशा खुद ही सच को जान पाती, जैसे कर्ण और राजलक्ष्मी जान गए। आयशा सास होने के बावजूद अनिका की अच्छी दोस्त थी। वह अपनी तरफ से हर अच्छी सलाह ही अनिका को देती थी। अनिका को आयशा को इस तरह परेशान होते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोहित अनिका के चेहरे पर आते जाते हुए भावों को देखकर समझ पा रहा था कि इस वक्त अनिका क्या महसूस कर रही है। साथ ही अपनी माँ को अनिका के लिए फिक्र करते हुए देखकर रोहित को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे नाजायज चिंता में पड़े हुए देखकर तकलीफ भी हो रही थी। रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी माँ की कुर्सी के पीछे चला जाता है। फिर अपनी दोनों हाथ हल्के से अपनी माँ के कंधों पर रखकर कहता है, माँ, आपको यह सब सोचने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, आप अनिका को अच्छी तरह जानती हो। फिर इसी तरह खड़े होकर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, इसके जीवन में शांति और आराम के लिए कोई जगह नहीं, आप देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आयशा रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसकी तरफ देखने के लिए अपना चेहरा उठाती है। रोहित सामने की तरफ आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। आयशा रोहित के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे इसी बात से बेहद खुशी और संतोष मिलता है कि तुम दोनों साथ में हो। आयशा की बोलते बोलते आंखें भर आती है। वह आगे कहती है, चाहे तुम दोनों कुछ करो या मत करो, पर यूं ही अपने बच्चों के साथ प्यार से एक दूसरे के साथ रहो। अपने इस हरे भरे परिवार को इसी तरह हंसता खेलता देखता हुआ मेरी आत्मा को बड़ी ही तृप्ति मिलती है। कुछ देर तक सभी यूं ही बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं और फिर आयशा वापस अपने कमरे में लौट जाती है। रोहित बच्चों को कहता है, चलो बच्चों, अब तुम सबको भी अपने रूम में जाना चाहिए। इसके बाद तीनों बच्चे गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम कहकर वहां से चले जाते हैं। सबके जाते ही रोहित के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से अनिका से कहता है, अब तुम भी चलो अनिका। अनिका रोहित की आंखों में देखती है कि वह क्या चाहता है, इस उत्सुकता का क्या कारण है, लेकिन रोहित भी बदले में अनिका की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अब चलो भी प्लीज। ऐसा कहकर वह अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अनिका धीमी धीमी मुस्कान के साथ अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रोहित के साथ चल पड़ती है। चलते चलते वह संदेह के अंदाज में रोहित से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर मारवा कि ऐसा क्या है जिसके बारे में बात करने के लिए आप इतने बेताब हैं? रोहित कहता है, पहले रूम में चलो, फिर सब बताऊंगा। रूम में पहुंचने के बाद रोहित दरवाजा लॉक कर देता है और उसके बाद अनिका के पास आकर अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए अपने शरीर को उसके ऊपर छोड़ देता है। इस वक्त तक अनिका अपने बेड के पास पहुंच चुकी थी और रोहित की तरफ चेहरा करके खड़ी थी। इस तरह अचानक रोहित के अनिका के ऊपर अपना वजन छोड़ने से वह रोहित के साथ सीधा बेड पर जा गिरती है। फिर यूं ही रोहित की दोनों बाहों में बीच में रहते हुए उससे कहती है, तो यह है तुम्हारी जरूरी बात। फिर अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहती है, चलो छोड़ो मुझे और हटो यहाँ से। याद है ना, कल से मीटिंग वीक शुरू हो रहा है और हमें भी वहाँ जाना है। रोहित अनिका के ऊपर यूं ही पड़े हुए अपनी बाहों को और कसते हुए उसके माथे पर चूम लेता है। उसके बाद कहता है, नहीं, यह मेरा आज का जरूरी काम नहीं है, यह तो मेरा हमेशा का जरूरी काम है। अनिका अपना हाथ अपने माथे पर रख लेती है और कहती है, तुम्हारा रोमांस। रोहित अनिका की ओर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे जरूरी बात करनी है, पर आज वह रोमांस के बारे में नहीं है, वह है आकाश के बारे में। अब अनिका रोहित को अचंभित आंखों से घूरने लगती है। वहाँ मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर हर्षिता और योगेश अनिका और रोहित के कमरे में वापस लौटते ही सावधान अवस्था में आ जाते हैं। दोनों की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी क्योंकि विविध काय बेड के नीचे था, इसीलिए वह रोहित और अनिका को अच्छी तरह सुन पा रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। जब वह दोनों खड़े थे तब केवल उनके पैर दिखाई दे रहे थे। आकाश का नाम सुनते ही दोनों उत्सुकतावश अपने अपने हाथ हेडफोन के ऊपर रख लेते हैं, जैसे ऐसा करने से वह ज्यादा सुन पाएंगे। अब उनकी पलकें भी झपकना बंद हो गई थी। ध्यान पूरी तरह से कानों में आती हुई आवाज पर था। अब वह पल आ चुका था जिसका वह पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, जब अनिका और रोहित किसी जरूरी मैटर पर बात करें और उन्हें कोई
काम की जानकारी हासिल हो सके, जिससे यह इस बात से पर्दा उठ सके कि अनिका को हर पुरानी बात याद है या नहीं। यहाँ मारवा हाउस में अनिका रोहित की बात सुनकर रोहित की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित और कस लेता है। अनिका कहती है, तो तुम यूं नहीं मानने वाले। रोहित बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिला देता है। अनिका जैसे ही अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है, रोहित उसे लॉक कर लेता है। अनिका के पैरों में जैसे ही मूवमेंट महसूस करता है, वह उसके पैरों को भी अपने पैरों से लॉक कर लेता है। अब अनिका की आंखें बड़ी बड़ी होकर और वह रोहित को घूरने लगती है। रोहित और भी ज्यादा बड़ी सी मुस्कान के साथ अनिका की आंखों को देखने लगता है। अब अनिका रोहित को इस तरह चेतावनी देती है जैसे किसी छोटे बच्चों को समझा रही हो, देखो तुम्हें चोट लग जाएगी, मैं कहती हूँ एक तरफ हट जाओ। रोहित भी बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब देता है, अरे वाह, कैद में तुम हो और चोट मुझे लग जाएगी, कैसे? अब अनिका अपनी गर्दन दाएं से दाएं तरफ घुमा लेती है और फिर कुछ सेकंड के बाद वापस सीधा करते हुए मुस्कुराने लगती है। फिर 2 पल के लिए प्यार से रोहित का चेहरा निहारते हुए उसकी आंखों में खो जाती है और फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए रोहित के चेहरे के करीब जाती है। जैसे ही अनिका की नाक रोहित की नाक के पास पहुंचती है, रोहित का पूरा शरीर यह सोचकर ढीला पड़ जाता है कि आज उस पर मेहरबानी है। आज लिप लॉक अनिका की तरफ से होने वाला है। इस पर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही रोहित अपनी आंखें बंद करता है, अनिका उसे उठाकर बेड पर दूसरी तरफ पटक देती है। फिर उसकी कमर पर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है। इस बार अनिका ने रोहित को अपनी मजबूत पकड़ के बीच लॉक कर लिया था और अब वह हिल भी नहीं सकता था। तभी अनिका कहती है, किसी ने ठीक ही कहा है, मैन इज ऑलवेज मैन। फिसलने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। ठीक इसी वक्त रोहित के मुंह से आवाज निकल जाती है, आह। रोहित के मुंह से दर्द भरी आवाज सुनकर अनिका झट से एक तरफ हो जाती है। अनिका के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आवाज में जहां अभी शरारत और छेड़ना दिखाई दे रहा था, वही आवाज अब चिंता में बदल जाती है। वह पूछती है, सच में लग गई क्या? रोहित अनिका के सवाल पर मुस्कुरा देता है और गर्दन को ना में हिला देता है। अनिका ने इतनी जोर का दाव सिर्फ इसलिए खेला था क्योंकि वह जानती थी कि रोहित उसके हर वार को आसानी से झेल सकता है। अनिका जो नहीं जानती थी वह यह था कि रोहित अनिका के अचानक से हुए तेज दावों को हर बार झेल तो ले जाता था, लेकिन हर बार चोट कम या ज्यादा लगती जरूर थी। अनिका यह देखने के लिए उसे चोट तो नहीं लगी। वह जैसे ही उसकी शर्ट ऊपर करने लगती है, तभी रोहित अपने हाथ से अनिका के हाथ को रोक लेता है और बैठने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, वह तो बस जरा यूं ही। अब अनिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहीं रोक लेती है और उठने नहीं देती। फिर धीरे से उसकी शर्ट को ऊपर करती है। अब अनिका के चेहरे से पत्नी और प्रेमिका के भाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर दिखाई दे रही थी। वह अपनी आवाज को कड़ा करते हुए कहती है, चुपचाप लेटे रहो जब तक मैं ना कहूँ, हिलना मत। रोहित अनिका की सख्त आवाज सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहता है। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वैनिटी में यहाँ अनिका और रोहित के बीच प्यार, लड़ाई और इलाज सब एक साथ चल रहा था और वहाँ काफी दूर हर्षिता और योगेश की सांसें अटकी हुई थी। हर बीतते पल के साथ उनकी उम्मीद बढ़ रही थी कि अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। अब अनिका कुछ बोलेगी जो उनके लिए काम का साबित होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे योगेश का धैर्य उसका साथ छोड़ रहा था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल और बड़ी बड़ी होने लगती हैं। उसके हाथों की मुठ्ठियां धीरे धीरे कसने लगती हैं। फिर वह अपनी ही जगह पर बैठा बैठा जोर से चिल्लाता है और अपने हाथों और पाँव को वहीं पटकने लगता है। उसके बाद अपने गुस्से के चलते एक हाथ को पीछे की तरफ वैनिटी ट्रक की दीवार पर दे मारता है। फिर चिल्लाते हुए आग बबूला होकर कहता है, इन लोगों को रोमांस के अलावा कुछ आता है या नहीं? कैसा बिजनेसमैन है यह? इस तरह यह बिजनेस टाइकून कैसे बन गया? इसके पास इतना फालतू वक्त है कि काम की बात करने के बीच में भी इसे रोमांस सूझ रहा है। जब इसे आकाश के बारे में पूछना है तो पूछता क्यों नहीं? हर्षिता योगेश के चेहरे की तरफ अपनी निगाहें घुमाती है, लेकिन उसका गुस्सा देखकर कुछ नहीं कहती और दोबारा से अपना ध्यान हेडफोन में आती हुई आवाजों पर लगा लेती है। पारासर हवेली मुक्ता हवेली की छत पर मौजूद थी। इस वक्त उसके आसपास और कोई नहीं था। शाम के वक्त खुली हवा में आसमान के नीचे बैठना उसकी आदत और शौक दोनों में शुमार था। सामने ही एक बड़ी सी ग्लास टेबल रखी हुई थी, जिस पर कुछ रोल किए गए चार्ट पड़े हुए थे। टेबल के आसपास कुछ कुर्सियां रखी गई थी। मुक्ता एक चेयर पर अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी। फीडबैक रेस्ट से लगी हुई थी। एक हाथ में बड़ी सी फाइल और दूसरे में पेंसिल थी। उसकी निगाहें फाइल में गड़ी हुई थी और दूसरे हाथ की कोहनी हैंड रेस्ट पर थी और पेंसिल आसमान की ओर उड़ी हुई थी।
ठीक इसी वक्त उसके फोन पर मैसेज रिंग सुनाई देती है। वह फाइल से अपनी निगाहें हटाए बिना दूसरे हाथ से अपना फोन उठा लेती है। फोन को अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी स्क्रीन पर देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह झट से फाइल बंद कर देती है और उसे टेबल पर रख देती है। यह सनी का मैसेज था। मुक्ता अपनी जगह से उठ जाती है और कुर्सी से एक तरफ होकर टहलने लगती है। फिर टहलते हुए मैसेज खोलकर पढ़ती है। मैसेज पढ़ने के बाद उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। इस बार वह कोई चूक करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह बिना समय बर्बाद किए झट से मैसेज का जवाब टाइप करती है। थैंक यू सो मच हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त बचाने के लिए। क्या हम जान सकते हैं कि आप हमसे कब और कहाँ मिल रहे हैं? वहाँ मारवा हाउस में जैसे ही प्रीति और ओमकार सनी के कमरे से बाहर जाते हैं, ठीक उसी वक्त मुक्ता का मैसेज आ जाता है। मुक्ता का सवाल पढ़ने के बाद पहले सनी सोचता है कि कोई जवाब ना दे, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि इस सवाल का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। यह सोचने के बाद वह सीमित शब्दों में अपना मैसेज टाइप करता है। हम होटल हेवन में मिलेंगे। टाइम डिसाइड करने के बाद बता दूंगा। मुक्ता सनी से बात करना चाहती थी, लेकिन सनी ने जिस तरह से दो टूक बात की थी उससे साफ पता चल गया था कि वह आगे कोई मैसेज करने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ सोचकर मुक्ता 1 मिनट के अंदर अंदर दोबारा मैसेज करती है। आप हमें पहचानेंगे कैसे? सनी समझ जाता है कि मुक्ता उससे बात करना चाहती है, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें नहीं पहचानता? तुम मुझे पहचानती हो। हमारे मिलने के लिए इतना ही काफी है। मुक्ता अपने फोन को हाथ में लेकर उत्सुकतावश लगातार इधर से उधर टहलते हुए सनी का मैसेज आते ही वह उसे पढ़ती है। सनी का एटीट्यूड से भेजा हुआ मैसेज भी उसे ऐसा जान पड़ता था जैसे कि बड़े ही प्यार से लिखा गया जवाब है। वह खुश हो जाती है, फिर अपनी फोन की सेटिंग में जाकर कुछ बदलाव करती है, फिर झट से एक और मैसेज टाइप करती है। मुक्ता सनी से कहती है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमने अपने फोन की सेटिंग चेंज कर दी है। अब आप हमारी डेस्कटॉप फोटो देख पाएंगे। इससे आपको हमें पहचानने में मदद मिल जाएगी। मुक्ता का मैसेज पढ़ने के बाद सनी जवाब देता है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुक्ता सनी का मैसेज पढ़ने के बाद जवाब देती है, ठीक है। मुक्ता मन ही मन मुस्कुराते हुए एक बार फिर से अपने काम में लग जाती है। अनिका और रोहित का बेडरूम। मारवा हाउस। जब अनिका ने रोहित की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे उठाकर पटका, तब रोहित की पसली पर अनिका की तेज वार हुआ था, जिसकी वजह से रोहित के इतने हिस्से में लाल रंग का निशान हो गया था, जिसे देखकर अनिका को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि बाद में यही लाल रंग पहले काला और फिर नीले रंग में बदलने वाला है। साथ ही यह चोट बेहिसाब दर्द भी देगी। दरअसल अनिका का दाव ना तो इतना तेज था कि उसके इस वार से रोहित को चोट लगती, और ना ही इतना घातक था कि रोहित को चोट पहुंचे, लेकिन यह चोट सिर्फ इस बात का परिणाम थी कि रोहित पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ चुका था और सावधान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चोट गहरी या खतरनाक नहीं थी। अनिका अपने हाथ से धीरे धीरे छूते हुए उसकी पसलियों को अच्छी तरह से जांच लेती है। अनिका के ऐसा करने पर रोहित को काफी दर्द महसूस होता है, लेकिन इस बार वह अपने मुंह से आवाज नहीं निकलने देता, किंतु यह दर्द उसके चेहरे पर अनिका साफ साफ देख सकती थी। रोहित को घूरते हुए पूरी तसल्ली कर लेने के बाद कि कोई भी पसली टूटी नहीं है, वह राहत की गहरी सांस लेती है। वह अपनी जगह से उठती है, फिर अलमारी की एक ड्रॉवर से मेडिकल बॉक्स निकालकर ले आती है। उसमें से कुछ ऑइंटमेंट निकालती है और रोहित की चोट पर लगा देती है। साथ ही उसे चेतावनी देते हुए कहती है, क्या तुम सीधी बात सीधे तरीके से नहीं कर सकते? उसके लिए इतनी उठापटक करना जरूरी है? अब रोहित के दिमाग से आकाश की बात पूरी तरह से निकल जाती है और इस वक्त उसका पूरा ध्यान अनिका से डांट खाने पर लगा हुआ था। अचानक से ही अनिका के अंदर का खड़ूस डॉक्टर जाग चुका था। अनिका को अपनी चिंता करते हुए देखकर रोहित बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहा था। अब अनिका मेडिकल बॉक्स को वापस उसकी जगह पर रखकर रोहित के पास बिस्तर पर लेट जाती है। फिर रोहित के गले में हाथ डालते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पर गलती तुम्हारी ही थी। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ गलती मेरी ही थी, इसीलिए आई एम सॉरी। रोहित ने बिना किसी गलती के भी सरेंडर कर दिया था। रोहित के इस तरह झट से माफी मांगने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वैनिटी में यहाँ अनिका और रोहित की बातें सुनकर योगेश इतना हाइपर हो जाता है कि अपनी जगह से उठकर कुर्सी को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही उसे फेंकने वाला होता है तभी अर्चिता उसे रोकते हुए कहती है, इस तरह गुस्सा करने से हम सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। ऐसा कहकर वह एक पानी का गिलास योगेश की तरफ बढ़ा देती है
और कहती है, पी लो, गुस्सा ठंडा करने में कुछ मदद मिलेगी। योगेश कुर्सी को वापस नीचे रख देता है और पानी की बोतल हाथ में लेते हुए जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अनिका और रोहित का बेडरूम। मारवा हाउस। इस वक्त रोहित अपनी कमर के पीछे तकिए रखकर बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठा हुआ था। अनिका रोहित के दूसरे कंधे की तरफ जाकर उस पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी और कहती है, अब बताओ तुम्हारी जरूरी बात। रोहित कहता है, रिया को मनाली वाले घर की सारी किताबें चाहिए। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कहता, अनिका कहती है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों बाप बेटी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है।